संजीव भाई, ये जरा बिहार की थोड़ी खबर बताइए कि बिहार में नीतीश जी का असली मामला क्या है, क्योंकि कोई कहता है साथ, कोई कहता है नहीं है साथ। क्योंकि जेपीसी तो इसलिए भेजा गया है कि ये पास होने की कोई कोई दूर दूर तक संभावना नहीं थी, और मोदी जी ये इंडिकेशन नहीं देना चाह रहे थे कि उनका बिल जो है वो पहला ही बिल धड़ाम हो गया। संजीव भाई। आनंद सर, ये सबके लिए आश्चर्यजनक था कि कैसे नीतीश कुमार इस बिल के पक्ष में जा रहे हैं। और टीडीपी की पॉलिटिक्स भी मुसलमानों के बीच में है, और मुसलमानों को अलग से जो ओबीसी रिजर्वेशन वाला मामला है उस पर उनके घोषणा पत्र में था, जिसको लेकर बीजेपी बवाल काट रही है। तो टीडीपी तो बाजब्ता रिजर्वेशन देना चाहती है। तो वैसे में मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ था, लेकिन कुछ चीजें सामने आई इस बीच में, और एक डेलीगेशन भी मिला है नीतीश जी से। तो अभी जो नीतीश जी की हालत है, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि बहुत कायदे से इसको सामने ला करके नहीं रखा गया हो और दूसरे लोगों ने पोजीशन ले लिया हो, या पोजीशन जेडीयू का तय कर दिया हो, ये भी हो सकता है। और उसके बाद जब नीतीश जी को पता चला, दूसरी जो बात चल रही है वो ये कि किसी कारण से, वो कारण कौन सा है, यह पहले से तय था कि इसको लाया जाएगा और जेपीसी को दे दिया जाएगा, इसलिए आप लोग समर्थन करिए, हम लोग अलग अलग न दिखें। लेकिन ये मैं कहीं खबर पढ़ रहा था कि लेकिन चिराग पासवान अड़े हुए थे। चिराग पासवान मतलब न यस न नो, यानी चिराग पासवान का इशारा था कि वो शायद इस मसले पर सरकार के साथ नहीं जाएंगे। तो इस तरह से एनडीए के भीतर, तो अब मुझे अब चिराग का भी समझ में बात ये नहीं आई कि वो देखना होगा कि उनकी जो 5 सीटें आई हैं उसमें मुसलमानों का कितना योगदान है, और वो जेडीयू से ज्यादा सेकुलर किस्म का स्टैंड लेने जा रहे हैं। तो ये सवाल पैदा होता है। कुछ चीजें तो है सर, यदि जैसे आपने एग्जांपल दिया रिजवी साहब का, बोर्ड में यदि भ्रष्टाचार, बोर्ड है, बोर्ड में सरकार के लोग हैं, सरकार के द्वारा नियंत्रित है, तो बहुत सारा जो नॉमिनेशन होता है भ्रष्टाचार की चीजें हो सकती हैं। लेकिन इनका इरादा ये सब कुछ सुधार का नहीं था, इनका इरादा वही था जो मालवीय कर रहा है। यानी आप एक हिंदू नॉमिनेशन करा रहे हैं, बहुत वाजिब सवाल उठ रहा है। एक यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है सितंबर में, और वो बौद्ध यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं बोध गया मंदिर को लेकर के। बोध गया महाविहार को लेकर के बहुत पुराना विवाद है, और वहां उसका स्ट्रक्चर ये है कि 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे, और एक जो है वही पदेन अध्यक्ष जो होगा वो कलेक्टर होगा, और कलेक्टर गैर हिंदू नहीं होगा, यानी मेजॉरिटी उनकी हो जाती है। बहुत लंबे दौर से ये लड़ाई चल रही है। 1949 का ये एक्ट है। बीच में लालू जी की सरकार ने इस एक्ट को ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हंगामा हो गया और वो नहीं हो पाया। तो ये मांग बौद्ध लेकर आ रहे हैं कि बौद्धों के यहाँ हिंदुओं का क्या काम, हमें ये चाहिए, बहुत पुरानी मांग हुई है। तो ये इश्यूज हैं। इनका इरादा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कि चूंकि चुनाव है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, ये वक्फ बोर्ड का कोई इसमें मतलब बिल पास करने के इरादे से ये लेकर नहीं आए थे, ये डिस्कोर्स में आ जाए। डिस्कोर्स में आने पर क्या होता है कि अब जमीन का जो फिगर है, मेरे ही मस्तिष्क में बात रही है कि भारत सरकार नंबर 1 जमींदार है, नंबर 2 जमींदार प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च है शायद, और नंबर 3 का जमींदार जो है वक्फ बोर्ड है। लेकिन अब सवाल है कि ये जो भारत में तरह तरह के मठ और मंदिर हैं, मान लिया वैष्णो देवी ट्रस्ट तो अलग है, सोमनाथ का ट्रस्ट अलग है, विष्णुपद का ट्रस्ट अलग है हमारे यहाँ, इन सब को इकट्ठा कर दीजिए सर, तो नंबर 1 का जमींदार तो यही लोग हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड तो अंततः एक खास करके एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है जो अलग अलग 32 जो आपने हर स्टेट का अलग है, लेकिन उसको ये करता है। तो ये सब चीजें एक मिथक के तौर पे सब सामने आए, और मुसलमान चूंकि इनका एक बॉक्सिंग बैग रहा है, तो उसको लेकर के चुनाव में जाएं, ये रहा है। मुझे लगता है कि नीतीश जी से ये चूक हुई है, या तो यदि आपका ये भी समझौता था कि आप टेबल करिए, टेबल करने के बाद जेपीसी को डाल दीजिएगा, लेकिन ललन सिंह के भाषण से तो मैसेज चला गया मुसलमानों के बीच में। तो ये अपने आप में एक गुत्थी है कि ये हुआ क्या, ये हो क्या रहा है, और इसका क्या फायदा नुकसान उनको होने वाला है। समाजवादियों का जो आप फीचर बता रहे हैं, आपके तो त्यागी जी इनके क्या प्रवक्ता हैं,
तो बस आप देख लीजिए, एक दिन पहले जो वो कर रहे थे बिहार में डिसीजन के बाद, दूसरे दिन, और वो सिमिलर घटनाओं की व्याख्या करते हैं सर। सिमिलर घटनाएं जो 74 में, 77 में, 80 में, जब वो भी बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे उन चीजों में, उसकी व्याख्या वो इधर भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। एक तो आप ही के यहाँ से समाजवादी, बड़े समाजवादी होते थे जो इंदिरा गांधी के, जिन्होंने बड़ा अलग किस्म के, अक्खड़ किस्म के व्यक्ति थे, उनसे ही पूछा गया था कि जाति, आपकी जाति क्या है, भूमिहार थे, वो कह सकते थे मैं भूमिहार हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो अपनी माँ से पूछ के बताना होगा। यहाँ कोई भी बैठा है वो बता सकता है अपनी जाति, सबकी माएँ बता पाएंगे कि किसकी क्या जाति। वो थे राजनाथ जी की बात मैं कर रहा हूँ। तो सुबह वो कुछ करते थे, शाम में कुछ और करते थे। वो जाकर राजीव गांधी से बोल कर आए कि तुम्हारी माँ आई थी सपने में और बोल रही थी कि अभी तक राजनारायण के पास घर नहीं है। तो राजीव गांधी ने उनको लक्ष्मी नगर में ये किया। तो समाजवादियों का अपना एक स्टाइल होता है। तो हो सकता है कि ये सारे समाजवादी, जेडीयू सीधे भी जल्दी ही इस पोजीशन पे आ जाए कि इस बिल का हालांकि अब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो प्रेस करने नहीं जा रहे, लेकिन डिबेट तो चलेगा, डिबेट में लोग उनसे पूछा जाएगा, तो हो सकता है जेडीयू का पोजीशन सीधे सीधे बदल भी जाए। संजीव भाई, मैं चलते चलते आपसे पूछ लूं, मेरा असेसमेंट है कम्युनिकेशन गैप। यूसुफ साहब कह रहे हैं कि नीतीश को डाक में रखा गया, आपका असेसमेंट क्या है? सर, नीतीश जी के अलावा जो लोग भी दिल्ली में वो कौन सा जंतर, 12 जंतर मंतर रोड पे बैठा है, उसके साथ नीतीश जी का ठन गया है। नीतीश जी भी बैठे हैं अध्यक्ष के तौर पे, लेकिन जो भी अध्यक्ष गया, कार्यकारी अध्यक्ष गया, तो एक मूल किरदार संजय झा को हम लोग शायद याद नहीं कर रहे हैं। इन्हीं संजय झा को जयपुर से जब मोदी जी ने हाथ उठा लिया नीतीश जी का, मंच पे वो ले जाए गए थे अडवाणी वगैरह, और ये आश्वासन देके कि मोदी जी के साथ आपका कोई नहीं रहेगा, तो मोदी जी ने ऐसा हाथ उठा लिया था। तो हाथ उठाया, उसके बाद नीतीश बम के भोज कैंसिल किया यहाँ। लेकिन इन्हीं संजय झा को कहा कि कैसा बदतमीज आदमी है गाड़ी में बैठते ही। तो ये है, तो संजय झा वहां गए हैं, वो उनकी बड़ी भूमिका होगी, वो प्रो बीजेपी माने जाते भी रहे हैं। तो नीतीश जी से ठनेगा, उस कुर्सी पे जो बैठता है, शरद जी बैठे उससे ठना, आरसीपी सिंह बैठे उससे ठना, लल्लन सिंह बैठे उससे ठना, तो अब जो है संजय जी झा से ठनेगा। जी जी प्रदीप जी, बस चलते चलते अंतिम वो, आपने जब एक आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन पूछ ही लिया था, तो एक आउट ऑफ सिलेबस और भी है, आपसे टिप्पणी ले लूं क्योंकि उसी से खत्म करेंगे। मनीष सिसोदिया को भी आज याद कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पीकिंग ऑर्डर, बहुत ही, और मतलब वो बार बार उसने कहा है, फिर वही चीज, अगर शर्म होगी तो सुन लोगे, अगर आप बेहाई करने के मूड में हैं, क्योंकि कोर्ट को उसने, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स को और हाई कोर्ट के लिए उसने बिल्कुल साफ साफ लिखवाया है। इतना स्पीकिंग ऑर्डर जनरली होता नहीं है।